हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूथ इंजीनियर्स एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं संजय तिवारी और जैसा कि आपको मालूम है हम लोग इस समय एक सब्जेक्ट जिसका नाम है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, उसकी एक सीरीज चला रहे हैं और उसी में आज फिर एक प्रॉब्लम के साथ आपके सामने आए हैं। अब तक उसमें एक चैप्टर हो चुका है, फोर्स एनालिसिस, बल विश्लेषण पूरा हो चुका है और फ्रिक्शन में भी लगभग काफ़ी कुछ हो चुका है और उसमें आज एक नए प्रॉब्लम के साथ हम लोग आए हैं। तो आइए देखते हैं कि आज की प्रॉब्लम क्या है और कैसे इसको करना है। फिर से कह रहा हूँ कि कैलकुलेटर और पेन कॉपी लेकर ही साथ चलेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है तो समझते हुए करना ज़्यादा ठीक है ना। आइए देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, पहले तो अपना ये समझ में आ गया कि हमारा चैप्टर 2 है, फ्रिक्शन फोर्स का है, घर्षण बल का है और आज ये फ्रिक्शन फोर्स का 12वां लेक्चर है, 12th लेक्चर है। मेरे ख्याल से 6 या 7 न्यूमेरिकल हो चुके हैं, 3-4 लेक्चर, 5 लेक्चर शायद थ्योरी में लगे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आज की प्रॉब्लम क्या है। ये प्रॉब्लम है मैंने किसी बुक से लिया है और ये अनसॉल्व प्रॉब्लम है। एक बार डायग्राम को ध्यान से देखें, परेशान मत होइएगा। इसको अभी हम बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे पहले प्रॉब्लम को, फिर सॉल्व करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो क्या कह रहा है कि ए ब्लॉक ए सोन इन फिगर वेट 2000 न्यूटन। ये ब्लॉक ए है फिगर में, इसका वेट 2000 न्यूटन है। द कॉर्ड अटैच्ड टू ए, एक धागा है, एक रस्सी है, कॉर्ड है जो इससे ए से अटैच्ड है, पासेज ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली एंड सपोर्ट ए वेट इक्वल टू 800 न्यूटन। ये धागा ऐसे जाता है, इस पुली के ऊपर से गुजरता है। इस पुली के बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि ये फ्रिक्शनलेस है, स्मूथ है। स्मूथ होने का मतलब क्या है कि हमें पुली और रस्सी के बीच में किसी तरीके का कोई फ्रिक्शन फोर्स कंसीडर नहीं करना है। फ्रिक्शन कॉफिशिएंट 0 है, म्यू की वैल्यू वहां पर 0 है ना। फिर ये धागे के दूसरे एंड में क्या कह रहा है कि एक वेट 800 न्यूटन का इससे अटैच है, धागे के दूसरे एंड पे। इतनी बात समझ में आ गई। 2000 न्यूटन का ब्लॉक, इससे एक कॉर्ड अटैच की गई, पुली पर जाती है, पुली के इस तरफ से नीचे आती है और इस एंड पर 8000 न्यूटन का एक ब्लॉक उससे अटैच्ड है जो कि हैंग कर रहा है। ओके, तो पूछ ये रहा है कि द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज 0.35। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तो घर्षण फोर्स, घर्षण बल कहाँ काम करेगा, क्योंकि ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक किसी के कांटेक्ट में नहीं है तो इस पर किसी तरह का कोई फ्रिक्शन फोर्स तो आने से रहा। अब बचता क्या है, बचता सिर्फ ये है कि ये वाला ब्लॉक कांटेक्ट में है, ब्लॉक ए कांटेक्ट में है, किसके, प्लेन के कांटेक्ट में है। जब फर्श के कांटेक्ट में है तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट की हमें ज़रूरत पड़ेगी और जब फ्रिक्शन कॉफिशिएंट की ज़रूरत पड़ेगी तो वो वैल्यू कितनी दी गई है, 0.35। अब जरा यहाँ तक तो बात क्वेश्चन क्लियर हो गया। जरा सोचिए इस बात को कि ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि अगर इस पर ये पी फोर्स ना लगाया जाए तो हो सकता है कि 800 न्यूटन ब्लॉक की वजह से ये नीचे आए और ये ब्लॉक पीछे जाए, है ना। तो इसी पी की वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए कह रहा है कि सॉल्व फॉर हॉरिजॉन्टल फोर्स पी। इस पी को निकालने की बात है, लेकिन दो केसेज हैं। इस पी को लगाकर हम दो काम करना चाहते हैं। क्या काम करना चाहते हैं, एक तो ऐसा हो सकता है कि आप इस तरफ पी फोर्स लगाएं और आप चाहते क्या है कि ये ब्लॉक आगे की तरफ मूव करे मतलब क्या, मूव करने वाला हो, लिमिटिंग कंडीशन में आ जाए, इंपेंडिंग मोशन में आ जाए, मूव करने वाला हो। मतलब जब ये आगे की तरफ मूव करना चाहे तो इसके साथ क्या होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो एक काम तो ये हो गया कि मैं ब्लॉक ए पर इतना फोर्स लगाऊं कि ये ब्लॉक आगे आने की तरफ अग्रसर हो जाए, तैयार हो जाए, बिल्कुल रेडी हो जाए। ये हुआ पहला केस। इफ मोशन इज इंपेंडिंग टूवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब इस साइड में, है ना। अगर मैं ये चाहता हूं कि पी इतना लगाया जाए कि मोशन इस तरफ इंपेंड हो, इस तरफ, अगर मोशन हो तो लेफ्ट साइड में हो, इस तरफ हो, है ना। दूसरा क्या कहता है कि इफ द मोशन इज इंपेंडिंग टूवर्ड्स द राइट, फोर्स मैं इधर ही लगाऊंगा, ध्यान रखिएगा। फोर्स ऐसा नहीं है कि अगर बॉडी को मैं चाहता हूं कि इधर जाए तो मैं धक्का दूंगा, फोर्स इधर ही लगाना है, लेकिन कुछ ऐसा इतना लगाना है, इतना कम लगाना है कि इसकी इच्छा इधर जाने की तरफ होने लगे। मतलब 800 न्यूटन का ब्लॉक इसको खींचने लगे।
इसी पार्ट 2 को हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि इस ब्लॉक को यहाँ रोके रखने के लिए कम से कम कितना फोर्स लगाना है ना। पार्ट 1 में कह सकते हैं कि ब्लॉक ए को इधर मूव करने के लिए कितना फोर्स लगाना है। पार्ट बी में कह सकते हैं कि या तो ये लिखें कि बॉडी में मोशन राइट साइड होने के लिए कम से कम कितना फोर्स होना चाहिए, या ये कह दें कि इस बॉडी को अगर यहीं चाहते हैं रुके रखना कि उधर ना जाने पाए, इधर तो बिल्कुल ना आए लेकिन उधर भी ना जाने पाए, तो उसके लिए कम से कम कितना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा, तो उसी चीज़ को पार्ट 2 में निकालना है। बात समझ में आ गई ना। चलिए, तो आंसर भी दिए हैं, कोशिश करेंगे कैलसी लेके बैठिए और इसका आंसर निकाला जाए। ठीक है, आइए ध्यान से इसको देखा जाए। इसको थोड़ा किनारे कर दें। वैल्यूज को याद रखना पड़ेगा 2800 एंड 0.35 30 डिग्री। ठीक है ना, ज़रूरत पड़ने पे इसको देख लिया जाएगा। मैंने इसका डायग्राम बना के अलग से रखा हुआ है आपके लिए, तो इसको मैं लेके बाहर आता हूँ क्योंकि हमें वही बार बार करना है, बीडी बनानी है, सॉल्व करना है, तो इसलिए काम तो करना पड़ेगा। डायग्राम बना बनाया रखा हुआ है, ये देखिए। ठीक है, ये डायग्राम अपने पास है। जो बातें हमें समझनी है वो देखा जाए, क्योंकि पुली हमारी स्मूथ है। पुली के बारे में क्या है, पुली स्मूथ है। ठीक है, पुली जैसे ही आप कहते हैं पुली स्मूथ है, इसका मतलब इस पर म्यू की वैल्यू 0 है। ठीक है, जरा ध्यान दिया जाए क्या क्या फोर्सेस लगने की गुंजाइश दिख रही है। तो पहले उन लाइनों को ड्रॉ कर लें जिस पर फोर्सेस लगेंगे। तो इस ब्लॉक का वेट वर्टिकल लाइन पे काम करता हुआ हमेशा दिखाई पड़ेगा। तो एक लाइन तो ये छूट गई थी जो मुझे बनाना चाहिए। इस पर वेट लगेगा, ब्लॉक का वेट नीचे की तरफ, और ब्लॉक प्लेन का रिएक्शन ऊपर की तरफ। वेट नीचे, रिएक्शन ऊपर, ऐसे कुछ लगेगा, वेट नीचे, रिएक्शन ऊपर। एक लाइन तो ये दिखाई पड़ी। इसका क्या होगा, इस पे तो केवल इसका वेट ही लगेगा, तो भाई वेट के लिए एक लाइन तो होनी चाहिए। तो ये लाइन हमारी वेट की लाइन है, ये बना दी गई है। ठीक है, और इस पर केवल वेट लगाया जाएगा। चलिए, ये भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। कुल मिला के फोर्स किधर लगाया गया है, तो फोर्स लगाया जा रहा है इस तरफ। ये है फोर्स, इसी की वैल्यू P निकालनी है। दूसरी बात क्या है, ये जो स्ट्रिंग है कितने डिग्री पर इंक्लाइंड है, तो इसमें गिवन है कि ये दिया गया है 30 डिग्री पे। ठीक है, ये 30 डिग्री पे है, ये भी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब जरा सोचिए कि जब इस ब्लॉक को मैं फोर्स लगाकर इधर घसीटूंगा, तो उस समय ये जो कॉर्ड है, ये जो रस्सी है, धागा है, स्ट्रिंग है, कॉर्ड है, इस रस्सी में तनाव होगा, टेंशन होगा। भाई जाहिर सी बात है ये रस्सी तनेगी, इसमें टेंसाइल फोर्सेज आएंगे। और फिर मैं आप बार बार कह रहा हूँ कि हर बार मैंने आपको बताया है कि जब अगर किसी भी चीज़ में कंप्रेशन है, किसी मेंबर में कंप्रेशन है, तो हम ऐसे दिखाते हैं, और अगर किसी मेंबर में टेंशन है तो हम इसको ऐसे दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं, फिर कह रहा हूँ कि जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आएंगे तो वहाँ डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों दिखाते हैं। तो इस धागे में टेंशन है, इसका मतलब ये क्लियर है कि इसमें जो फोर्सेस दिखाई पड़ेंगे वो उनकी डायरेक्शन ऐसे करके होगी। इधर भी टेंशन ही होगी, वेट नीचे लटक रहा है, तो इस धागे में भी टेंशन होगा, तो इसमें भी ऐसे दिखाई पड़ेगा, क्योंकि टेंशन का साइन तो यही है। अब अगला सवाल ये होता है कि क्या पुली के दोनों तरफ जो कॉर्ड है, इन दोनों कॉर्ड में, दोनों धागों में टेंशन बराबर होगा या अलग अलग होगा। तो क्योंकि पुली हमारी फ्रिक्शन लेस है, पुली का फ्रिक्शन कॉफिशिएंट 0 है, पुली और धागे के बीच में किसी तरह का कोई घर्षण बल काम ही नहीं कर रहा है, तो इस पुली का इस धागे से कोई विशेष मतलब नहीं रहा, केवल इस पर रखा भर है, सपोर्टेड ही है। जब पुली के ऊपर से धागा सरकना चाहेगा तो उसको रोकने के लिए कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। तो ऐसे केस में जब पुली फ्रिक्शन लेस होती है, तो इसको आप याद करके रख लीजिए, ऐसे केस में पुली के दोनों साइड जो भी धागा है, बेल्ट है, रोप है, कॉर्ड है, उसमें टेंशन सेम होगी, है ना। जब तक हमारी पुली फ्रिक्शन लेस है तब तक इसमें टेंशन सेम होगी। आगे चल के हम लोग जब पुली में भी फ्रिक्शन कंसीडर करेंगे, उस समय हम लोग पहले पढ़ेंगे कि बेल्ट फ्रिक्शन पढ़ेंगे, रोप फ्रिक्शन पढ़ेंगे, तब इन बातों को ले पाएंगे। अभी नहीं पढ़ा है, इसीलिए इस प्रॉब्लम में म्यू की वैल्यू 0 है। तो म्यू की वैल्यू 0 होने की वजह से
ये टेंशन भी हमारी टी होगी और ये टेंशन भी हमारी टी होगी, दोनों सेम होंगे, है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो एरो है इस ब्लॉक के लिए है, दिस एरो इज फॉर दैट पुली, ठीक है ना। तो इसको मैं कुछ ऐसे बना दूं तो साफ सुथरा सा दिखाई पड़ता है कि ये टेंशन ब्लॉक को इधर घसीट रहा है और इसी टेंशन को नाम दिया जा रहा है पुली पर इधर, ठीक। ये देखिए, तो पुली की अगर कोई कहे कि भाई पुली की एफबीडी बनाओ, तो पुली की एफबीडी बनाएंगे तो ये जो फिगर दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पुली की एफबीडी होगी। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही एडवांस होंगे और आगे बढ़ेंगे, पुली में फ्रिक्शन जब लिया जाएगा, जब कंसीडर किया जाएगा, तो हमें इस एफबीडी की भी ज़रूरत पड़ेगी, है ना, अभी नहीं पड़ेगी। आइए फिर देखा जाए, इसी धागे में टेंशन इधर भी है, तो ये ब्लॉक पे भी एक फोर्स लगा रहा है जो टेंसाइल फोर्स है, ये आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। और क्या फोर्सेस लगने वाले हैं, तो और देखें भाई, तो इसका एक वेट है जो कि नीचे काम कर रहा है, ब्लॉक ए का वेट। ब्लॉक ए का वेट कितना है, 2000 न्यूटन। इस पे ये 2000 न्यूटन का वेट है, सॉरी 2000 न्यूटन का वेट है, और इसका वेट है 800 न्यूटन। तो इसका वेट वर्टिकली नीचे ही काम करेगा, जिसका वेट है 800 न्यूटन। ये हो गया। अच्छा, इस बॉडी पर देखें तो ये बॉडी इस प्लेन पे रखा है, बॉडी पर ये एक्शन लगाएगा नीचे की तरफ और बॉडी इस पे रिएक्शन लगाएगी ऊपर की तरफ, जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। तो इस पर एक रिएक्शन ऊपर की तरफ काम करेगी बॉडी ए पर, ब्लॉक ए है, ब्लॉक ए पर, तो इसी का नाम हम लोग दे रहे हैं आर। ए पे लग रहा है तो ए भी कह सकते हैं, आर ए भी कह सकते हैं। तो अभी इतने फोर्स हुए, अभी इसमें एक फोर्स मिसिंग है। कौन सा फोर्स मिसिंग है, जरा समझा जाए, बताइए जरा, कौन सा फोर्स मिसिंग है। हाँ, फ्रिक्शन फोर्स मिसिंग है ना। अब फ्रिक्शन फोर्स के लिए बात जब भी करते हैं तो पहले तो हमें फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन की बात करनी पड़ती है, और फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन किस बात पे डिपेंड करती है कि बॉडी में मोशन की टेंडेंसी किस साइड में है, मोशन किस तरफ करना चाहता है बॉडी। मोशन तो करेगा नहीं, लिमिटिंग कंडीशन में ही रखेंगे, है ना, सीमांत घर्षण की अवस्था में ही रखेंगे, लेकिन उसकी इच्छा किधर जाने की है। तो इच्छाओं के बारे में यहाँ बोला गया है कि केस 1 लीजिए, केस 2 लीजिए। यहाँ से ये क्वेश्चन इतने फिगर के बाद ये प्रॉब्लम दो हिस्से में डिवाइड होगी। कैसे डिवाइड होगी, तो अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि हम अगर पार्ट ए सॉल्व कर रहे हैं, कौन सा, पार्ट फर्स्ट, है ना, केस 1 ले रहे हैं, केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट में क्या कह रहा है कि, देखिए क्या कह रहा है, इफ मोशन इज इंपेंडिंग टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, मैं पी फोर्स लगाऊं और ये बॉडी लेफ्ट साइड मूव करे, है ना, जो ब्लॉक ए है, जो ब्लॉक ए है वो लेफ्ट मूव करे, लेफ्ट मूव, ये मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से। पहला पार्ट क्या कह रहा है कि ब्लॉक ए, दिस इज ब्लॉक ए, ये लेफ्ट मूव करे। जब बॉडी ये लेफ्ट मूव करेगी, मूव करेगी नहीं, मूव करने वाली होगी, लिखा है ना, इंपेंडिंग, इंपेंडिंग वर्ड यूज किया गया है। देखिए जरा फिर से इसको बड़ा करके देख लीजिए, ये देखिए, है ना, पार्ट फर्स्ट क्या लिखा है, इफ मोशन इज इंपेंडिंग टूवर्ड्स द लेफ्ट, अगर मोशन लेफ्ट साइड में होने वाला हो तो, ठीक है ना, ये बात हो रही थी। चलिए आइए, ठीक है, तो अगर ये मोशन लेफ्ट साइड होने वाला है तो जाहिर सी बात है फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, राइट साइड में लगेगा, ठीक है ना। फ्रिक्शन फोर्स भाई हमेशा बताता हूं मैं कि लगता तो प्लेन पे है, सरफेस पे, मतलब बॉडी का जो निचला सरफेस जो कांटेक्ट में है, फ्रिक्शन फोर्स लगना यहाँ चाहिए। फ्रिक्शन फोर्स आप यहाँ कहें कि ये वैल्यू म्यू आर है, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए जब तक हम बॉडी की हाइट को, ब्लॉक की हाइट को बहुत कम मानते हैं, तब तक के लिए हम इस फोर्स को यहाँ ना दिखा के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे दिखाते हैं। तो आप कहते हैं फ्रिक्शन ऑफ फोर्स हमारा यहाँ लग रहा है और इसकी वैल्यू क्या है, म्यू आर, और जहाँ म्यू की वैल्यू गिवन है 0.35, है ना, ये आपको गिवन है, देखिए क्वेश्चन में दिया है कि 0.35, तो ये हो गया 0.35 म्यू, 0.35 म्यू आर इंटू आर। आर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन,
RA, ठीक है ना, 0.35 RA। इस तरीके से सारी फिगर हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब कुछ नहीं करना है, केस 1 में सॉल्व कर रहे हैं तो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट, फ्रिक्शन फोर्स राइट साइड में लगा। अगर इसी प्रॉब्लम को केस 2 में सॉल्व करेंगे, जो कि आप करेंगे, है ना, पार्ट फर्स्ट मैं करूंगा, पार्ट 2 आप करेंगे, तो क्या होगा, सब सारे फिगर तो ऐसे ही रहेंगे, P इधर ही रहेगा, लेकिन P इधर लगने के बावजूद भी बॉडी इधर जाना चाहेगी, इधर जाना चाहेगी, टेंडेंसी ऑफ मोशन इस तरफ होगी, तो फ्रिक्शन फोर्स को हम इधर कर देंगे। बस इतना ही फिगर में चेंज आएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। उसके बाद जो कुछ यहाँ करेंगे वही वहाँ भी करेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो सॉल्व करने के लिए हमें सबको पता है कि इस वक्त जो हमारी बॉडी है वो लिमिटिंग कंडीशन में है, इम्पेंडिंग मोशन में है, मतलब लिमिटिंग कंडीशन में है। इसका मतलब बॉडी हमारी रेस्ट में है, रेस्ट में है, तो इस पे हम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगा सकते हैं। और कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाने के लिए हमें सबकी FBD बनानी थी, तो जो बन गई है, तो हमने सबकी FBD हमने बना लिया, FBD बन गया है। अब इस पे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई की जाएगी। तो आइए हम सारा यहाँ से लेके यहाँ तक सारा काम हो चुका है, अब केवल ये काम बचा है, ये कर लेते हैं और आंसर हमारे पास तुरंत आ जाएगा। चलिए ठीक है, हाँ, देखा जाए क्या है। तो पहले ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, तो पहले हम लोग ब्लॉक बी को ही सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर ब्लॉक बी को सॉल्व करें, क्योंकि दिस ब्लॉक इज नोन एज ब्लॉक बी, तो अगर हम लोग ब्लॉक बी सिंपल है, छोटा सा ब्लॉक है, उसको सॉल्व किया जाए, तो इस ब्लॉक के FBD देखिए, जो वाइट वाले फोर्सेज वही दिखाई पड़ेंगे, उसके उधर तो ये पुली के FBD होगी। तीन बॉडीज यहाँ पे हैं, ब्लॉक बी है, पुली है और ब्लॉक ए है, दिस इज ब्लॉक ए। तो ब्लॉक बी की जब बात की जाएगी तो 800 का फोर्स नीचे की तरफ और टेंशन ऊपर की तरफ, तो आप लिखेंगे सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, इसमें लिखेंगे T इज इक्वल टू 800। तो रस्सी में, कॉर्ड में कितनी टेंशन है, ये तो आंसर आ गया, पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर पूछा जाए तो मिल चुका है। तो ब्लॉक बी का केवल इतना ही रोल था, ठीक है ना। अब आते हैं ब्लॉक ए को सॉल्व करने के लिए। जब ए को सॉल्व करने आते हैं तो हमें पता चलता है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस एक्स और वाई एक्सिस पे सारे फोर्स होने चाहिए, सबको रिजॉल्व करना चाहिए। तो पता चलता है कि ये जो टेंशन है, ये फोर्स जो दिखाई पड़ रहा है, ये टेंशन, यही इतना इंक्लाइंड है। तो इसको अगर रिजॉल्व कर लिया जाए तो इसका एक कंपोनेंट इधर जाता हुआ मिलेगा और एक कंपोनेंट इधर जाता हुआ मिलेगा। ये वैल्यू होगी टी साइन 30 और ये वैल्यू होगी, दिस वैल्यू विल बी T cos 30, ठीक है ना, T cos 30, ठीक है। अब हमें अगर सिग्मा fx लगाना है, सिग्मा fx इक्वल टू 0, सिग्मा fx इक्वल टू 0, मतलब जितने फोर्स लेफ्ट उतने ही फोर्स राइट। तो लेफ्ट में कितना फोर्स है, P है, ठीक है। राइट में क्या है, एक तो फ्रिक्शन फोर्स है 0.35 RA, दूसरा T cos 30 है ना। तो T cos 30 है, जबकि T की वैल्यू कितना आ चुका है, 800, तो ये वैल्यू हो जाती है 800 cos 30। तो आप लिखेंगे 800 cos 30 एंड प्लस 0.35 RA, भाई कैल्सी वैल्सी निकाल लीजिए। फिर सिग्मा एफ वाई इक्वल टू अगर 0 किया जाए तो जितने फोर्स ऊपर होंगे बॉडी पे उतने ही फोर्स नीचे होंगे। ऊपर क्या क्या है, तो RA प्लस T साइन 30, तो एक तो हो गया RA प्लस T की वैल्यू क्या है 800, तो 800 साइन 30, ठीक है। और नीचे क्या है 2000, इतना आ गया। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, सबको मालूम है, साइन 30 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा 400। इसका मतलब यहाँ से हमें मिल जाता है RA इज इक्वल टू 2000 माइनस 800, सॉरी 400, हाफ हो गया ना, साइन 30 1/2, ये 400 हो गया,
400। ये फाइनली हमें क्या दिखाई पड़ता है, 2000 में से 400 माइनस कर देंगे तो 1600 न्यूटन आपको मिल जाता है RA। ठीक है ना, ये मिल गया RA। हमें क्या निकालना है, P। तो P निकालने के लिए सबसे आसान काम क्या है भाई, कुछ नहीं करना यार, बस इसकी वैल्यू को उठाकर अगर इस इक्वेशन में डाल दिया जाए तो यहाँ से P मिलता हुआ दिखाई पड़ता है। तो आप P निकाल सकते हैं। P कितना हो जाएगा, P विल बी 800 cos 30 प्लस 0.35 इंटू RA है 1600। इसी को सॉल्व कर लें कैलसी लेकर, आप भी निकाल लीजिए, हम भी निकाल लें। कैलकुलेशन मिस्टेक की मेरी पूरी जिम्मेदारी है, आदमी हूँ, गलती हो सकती है, इसलिए आप अपने हिसाब से करिएगा। cos 30 प्लस 0.35 इंटू 1600। मेरा तो आंसर आ रहा है 1252, है ना। अभी मैच करते हैं कि आंसर दिया कितना था। P इक्वल टू आ रहा है 1252.82 न्यूटन। एक बार कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो इसलिए फिर से चेक कर लीजिए, मैं भी कर लेता हूँ। तो ये हो गया 800 cos 30, ठीक है, प्लस 0.35 मल्टीप्लाइड बाई 1600, ये इक्वल टू आ गया, सही तो आ रहा है। ठीक है, इतना आंसर तो आ गया। एक बार जरा आंसर मैच भी किया जाए, देखें क्वेश्चन में क्या आंसर दिया था। ऐसा तो नहीं है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, नहीं भाई बिल्कुल सही आ रहा है। बहुत ध्यान से देखिए, तभी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन था, आ जाइए, ये क्वेश्चन था, और ये देखिए पार्ट फर्स्ट का आंसर है 1252.82, 1252.82। तो हमारा बिल्कुल एग्जैक्टली आंसर मिल गया है। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल कहीं भी कोई इशू नहीं आ रहा है। ये प्रॉब्लम आपके सामने है, ये इसकी है BD है, और ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब जरा सोच के फिर से देख लीजिए, पार्ट 2 आपके लिए है, पार्ट 2 आपको करना है। सारा प्रोसेस यही है, बस फर्क क्या पड़ेगा, क्योंकि बॉडी में मोशन राइट साइड में होना है तो 0.35 RA लेफ्ट साइड में लगेगा। लेफ्ट साइड में लगने का मतलब क्या है कि P के साथ ऐड हो जाएगा। तो बस फर्क कितना पड़ेगा, मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर दूं, है ना। क्या इसमें करना पड़ेगा, पूरी की पूरी इक्वेशन तो ऐसे ही बनेगी, बस फर्क क्या पड़ेगा, देखिए ध्यान से, किसी दूसरे कलर से मैं दिखा देता हूं, है ना। चलिए देखिए, ये जो 0.35 इक्वेशन लिखी गई है, P इक्वल टू 800 cos 30 0.35, ये इधर नहीं होगी, ये इधर आ जाएगी। तो आप इक्वेशन क्या लिखेंगे, आप इक्वेशन लिखेंगे कि P प्लस 0.35 RA इक्वल टू 800 cos 30। ये इक्वेशन रिवाइज होके ऐसी बन जाएगी, है ना। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इस प्रॉब्लम में और कोई चेंज करना पड़ेगा। जब ये इधर आ जाएगी फिर से आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि रस्सी में टेंशन वैसे ही काम करेगी, वेट वैसे ही काम करेगा, रिएक्शन वैसे ही काम करेगा, P वैसे ही काम करेगा। बस फर्क इतना पड़ेगा, फ्रिक्शन कॉफिशिएंट होने की वजह से फ्रिक्शन फोर्स इधर काम करेगा, बस इतना ही चेंज आएगा। आप दोबारा से आंसर निकालिएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कर पाएंगे। और ये जो आंसर दिया गया है, क्या आंसर दिया गया था, जब देखा जाए फिर से, ये आंसर दूसरे पार्ट का आंसर क्या था, देखिए जरा। दूसरे पार्ट में आ रहा है 132.82, है ना। दूसरे पार्ट का आंसर है 132.82। आप बिल्कुल निकाल लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है ना। तो इसको करिएगा। तो आज ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है, और इसमें कोई इशू मुझे नहीं लगता आना चाहिए। बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम थी, हम लोगों ने इससे बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो ये वीडियो अब यहीं बंद होना चाहिए। अगर ये प्रॉब्लम ठीक लगी हो, लग रहा हो कि कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने लायक है, किसी का सहयोग कर सकता है, किसी बच्चे की हेल्प कर सकता है, तो ज़रूर शेयर करिएगा अपने मित्रों से, दोस्तों से। ठीक लगता हो तो लाइक कर दीजिएगा। आप लाइक करेंगे तो हमें दिखाई पड़ेगा, उत्साह बढ़ता है, और बढ़िया से काम करने का, और अच्छे क्वेश्चंस लाने का मन करता है, ठीक है।
चलिए, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बेस्ट विशेष।